साथियों, 90 के दशक के प्रारंभ में जब इस देश में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई छिड़ी, अर्थात सामाजिक न्याय का संघर्ष जब शुरू हुआ और सामाजिक न्याय के संघर्ष के समर्थन में वो सभी लोग एक साथ आ गए जो कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं से प्रभावित थे। अर्थात इस देश का जो दलित वर्ग जो पहले से ही आरक्षण का समर्थक था, साथ में पिछड़ी जातियों के लोग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के ये सब लोग एक साथ आ गए जो कि संख्या में 85% थे। और विरोध में वो लोग थे जो स्थितिवादी थे, जो पुरानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी और जिसको जो अधिकार सुविधाएं मिल रही थी उसमें कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जबकि वो संख्या में 15% ही थे। तो जब ये संघर्ष हुआ और इस प्रकार से 85% एक तरफ आ गया और 15% दूसरी ओर रह गए, तो फिर ऐसा लगा कि अब इस देश में क्रांति अवश्य होगी। हमारे महापुरुषों ने जिस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई छेड़ी थी, अब शायद वो अवश्य आगे बढ़ेगी और अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन ये भ्रम ही रहा और बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि जब यथास्थितिवादियों ने, जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था के समर्थकों ने अपने संघर्ष को धर्म के ऊपर आधारित बना दिया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसा दिया, तो इस देश का जो दलित पिछड़ा है वो उन ताकतों के समर्थन में खड़ा हो गया जो ताकतें इस देश में उस विचारधारा की समर्थक थीं जिस विचारधारा ने हजारों साल से उनका शोषण किया, उनको गुलाम बनाए रखा। लेकिन धर्म का नशा ऐसा था, उनको हिंदुत्ववादी राष्ट्र का जब सपना दिखाया गया तो वो उनके साथ खड़ी हो गई। और आज वो इतनी ताकतवर है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और यदि ये कहा जाए तो सच होगा कि ये ताकतें यदि फिर से ताकतवर बनी है और अपनी बुलंदी पर पहुंची हैं, तो दलित पिछड़ों के कंधों पर ही बैठकर आगे बढ़ी हैं और उनके समर्थन से ही उन्होंने सफलता हासिल की है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है साथियों कि आखिर ये जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं, जिनका बहुत बड़ा हिस्सा इस समय हिंदुत्ववादी आंदोलन के समर्थन में खड़ा है, उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिंदुत्ववादी आंदोलन के समर्थकों ने या उनके ठेकेदारों ने कोई ऐसा सपना दिखाया है कि उन्होंने अपनी विचारधारा में बदलाव ले लिया है, वो अब बदल गए हैं? यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो वह वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं बनेगा, वर्णवादी व्यवस्था को हटा दिया जाएगा और समतामूलक समाज की इस देश में स्थापना होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना दिखाकर जो आंदोलन चला रहे हैं, जो उनके आदर्श पुरुष हैं, उनके विचारों में यदि देखो, वो तो जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक रहे थे। गोलवलकर जी को आप उदाहरण के लिए देखिए, क्योंकि संघ संचालक, जो पहले संघ संचालक थे हेडगेवार, उन्होंने जाति व्यवस्था पे स्पष्ट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने गीता के श्लोकों का रेफरेंस देते हुए अक्सर ये कहा कि जो उसमें हमें कर्म बताए गए, हमें अपने उन्हीं कर्मों का पालन करना चाहिए। तो एक तरीके से घुमा फिराकर जो गीता ने तो जाति व्यवस्था का समर्थन किया है कि हमें अपने वर्ण का ही कर्म करना चाहिए। तो एक प्रकार से हेडगेवार जी ने भी खुलेआम तो जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन जो दूसरे संचालक थे, दूसरे सरसंचालक गोलवलकर साहब, वो तो जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि जाति व्यवस्था के कारण हिंदुओं की एकता में कोई कमी आई है। उन्होंने कहा कि महाभारत और हर्षवर्धन के समय भी तो जाति व्यवस्था थी, और जो जाति व्यवस्था में जो बुराइयां आज गिनाई जाती हैं, ऊंच नीच जैसी, भेदभाव जैसी, तो वो ऊंच नीच वाला भेदभाव तो उस समय भी था। जातियों में ऊंच नीच की भावना तो उस समय भी थी। लेकिन उस काल को तो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसलिए यह कहना एकदम गलत है कि भारतीय समाज की तमाम बुराइयां जो है जाति व्यवस्था में है। जाति व्यवस्था
तो शिवाजी के समय में भी थी, और उस समय हिंदू समाज का पुनरुत्थान किया गया था, ये कहा जाता है, इतिहास में भी ये दर्ज है। तो जाति व्यवस्था को हम बुराई कहकर हम नकारने का प्रयास नहीं कर सकते। उल्टे वो जाति व्यवस्था का समर्थन करते हुए गोलवलकर साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले एक तरीके से अपनी सांस्कृतिक विरासत का विरोध करते हैं, और इस प्रकार वो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। जाति व्यवस्था को देश की, गोलवलकर साहब यहीं नहीं रुकते हैं, अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में वो जाति व्यवस्था को देश की एकता से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, या उत्तर पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है, देश की सीमा पर जो हमारा क्षेत्र है, या उत्तर पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी इसलिए सफल हो गए क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वहां पर जाति व्यवस्था ढीली हो गई थी, जिसके वजह से मुस्लिम आक्रमणकारी वहां पर कब्जा करने में जल्दी सफल हो गए। लेकिन दिल्ली के आसपास के एरिया में क्षेत्रों को उन्हें कब्जा करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, और जाति व्यवस्था के कारण यहाँ के हिंदू समाज ने उनका डटकर मुकाबला किया था। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति से पहले भी इस देश पर आक्रमण किए हैं, हुड़ों ने आक्रमण किए हैं, शकों ने आक्रमण किए हैं, कुशाणों ने आक्रमण किए, और ये सब इसी तरफ से आए थे, और वो देश की सीमा को लांघते हुए, रौंदते हुए मध्य भारत तक पहुंचे हैं, तो फिर ये क्यों सफल हुए? तो इन बातों पर वो चुप्पी मार गए। मतलब जाति व्यवस्था का गौरवशाली बखान तो उन्होंने किया, लेकिन जाति व्यवस्था की जब कमी उनके सामने नजर आई तो उस पर उन्होंने चुप्पी मार ली, उन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और खाली यहां पर बात गोलवलकर तक ही नहीं है, जो दूसरे आदर्श हैं, जो हिंदुत्ववादी आंदोलन के जो आदर्श माने जाते हैं, तो गोलवलकर साहब माने जाते हैं, और विनायक दामोदर सावरकर माने जाते हैं। और यदि देखा जाए तो विनायक दामोदर सावरकर तो हिंदुत्ववादी आंदोलन के संस्थापक रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही किया है। उन्होंने तो एक पुस्तक लिखी है हिंदुत्व नाम से। तो विनायक दामोदर सावरकर भी जाति व्यवस्था के बहुत कट्टर समर्थक थे, और उन्होंने तो पेशवा के शासन का केवल इसलिए समर्थन किया था क्योंकि वह ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण राज का उन्होंने समर्थन किया केवल जाति के आधार पर। और यही नहीं, मनुस्मृति के भी ये दोनों लोग समर्थक रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर साहब तो मनुस्मृति को पूछते थे, वो उसे वेदों के बाद दूसरे नंबर पर स्थान देते थे। और गोलवलकर साहब ने भी मनुस्मृति का समर्थन किया। मनुस्मृति नहीं, उन्होंने उन सारी स्मृतियों का समर्थन किया जिन के वजह से इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को हजारों साल तक गुलामी सहनी पड़ी। तो जहां एक तरफ गोलवलकर जी ये बताते हैं कि पश्चिमी सीमाओं पर चूंकि वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और जाति व्यवस्था उसकी वजह से ढीली पड़ गई थी, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारी वहां सफल हो गए, और देश के जो मध्य भाग है, दिल्ली के आसपास का हिस्सा, वहां जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, इसलिए यहां पर उन्होंने बहुत दिनों तक जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने इसका विरोध किया है। उन्होंने तो यह माना है कि इस देश पर बार बार यदि मुस्लिम आक्रमणकारी सफल हुए हैं तो उसका कारण, एकमात्र कारण इस देश की जाति व्यवस्था है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने तो यह कहा है कि इस देश पे जो बार बार आक्रमण हुए हैं, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी आए हों, चाहे उससे पहले कुशाण, शक, हुड़ आए हों, वो सब बार बार इस देश को रौंदते हुए, सीमाओं को रौंदते हुए यदि मध्य भारत तक आने में सफल हुए हैं, इसको लूट कर वापस जाने में सफल हुए हैं, तो वह केवल जाति व्यवस्था की वजह से हुआ है। क्योंकि जाति व्यवस्था ने इस देश की रक्षा का, जो भी राज्य थे, हिंदू राज्य थे, उनकी रक्षा का कार्य वहां की एक जाति विशेष को, क्षत्रियों को दे रखा था। और यदि वो सेना जिसमें के अधिकांश क्षत्रिय होते थे, यदि वो हार जाते थे तो पूरा जो राज्य की जो बाकी जनता थी वो लड़ने का तो वो कभी सोच ही नहीं सकते थे। उनके तो दिमाग में या उनकी कल्पना में कभी नहीं आता था कि यदि हमारी सेना हार गई है तो हमें भी किसी न किसी तरीके से तैयार होना चाहिए, ताकि हम दुश्मन की सेना यदि अंदर आती है, राज्य के अंदर आती है, तो हम उनका मुकाबला कर सके। वो तो तुरंत समर्पण कर देती थी। जहां सेना हारी, जो एक जाति विशेष की थी, वो हारी और राज्य में दुश्मन की सेना प्रवेश करी, तो बाकी जनता ने तुरंत समर्पण कर दिया, गुलाम बन गई।
तो राम और लोहिया ने इसलिए इन आक्रमणकारियों की सफलता का मुख्य कारण और इस देश को बार बार गुलामी में जो ढकेला गया उसका मुख्य कारण इस देश की जाति व्यवस्था को माना है। गोलवलकर साहब से जस्ट अपोजिट जाकर और वहीं बाबा साहब अम्बेडकर का यदि प्रश्न आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर तो जिंदगी भर जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने कहा कोई भी चीज का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता जो हमको गुलाम बनाती हो। वो कितनी भी सुख सुविधाएं दे दें, यदि वो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती तो वह हमारे लिए किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा गुलामी का लंबा जीवन भी बेकार है यदि हमें उसके बजाय स्वतंत्रता का, आजादी का एक छोटा सा जीवन भी मिलता है। लेकिन यहां पर एक बात तो माननी पड़ेगी, सच्चाई माननी पड़ेगी कि सामाजिक नीति के मामले में चाहे विनायक दामोदर सावरकर रहे हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके सरसंघचालक गोलवलकर जी रहे हों, ये या उनसे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनका चरित्र काफी स्पष्ट रहा है। वो बड़वादी व्यवस्था के पोषक रहे हैं, वो उन स्मृतियों के समर्थक रहे हैं, उन स्मृतियों को उन्होंने पवित्र माना है जिनकी वजह से इस देश की 90% जनता को गुलामी का जीवन जीना पड़ा। और यही नहीं, उन्होंने तो कभी इसमें छुपाया भी नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट संदेश दिया कि वो किस तरीके की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहते हैं। 1997 में जब उनकी पहली बार सरकार राजस्थान में बनी तो वहां पर उच्च न्यायालय के प्रांगण में उन्होंने मनु की बड़ी सी मूर्ति लगवाई और उस मूर्ति को लगाकर ये संदेश दिया कि जिस दिन हमारी इस देश में, पूरे देश में हुकूमत होगी और इतनी मजबूत हुकूमत होगी कि हम इस देश के संविधान को बदलकर अपने मन मुताबिक संविधान लागू कर पाएंगे, तो वह मनु के विचारों से प्रेरित ही संविधान होगा और इस देश में वही बड़े व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था लागू करेंगे जो हजारों वर्षों से इस देश में चली आ रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग इस बात को समझते नहीं है। वो केवल हिंदू मुस्लिम में फंस जाते हैं या फिर अपने छड़े लाभ के लिए फंस जाते हैं, कुर्सी के लालच में फंस जाते हैं, जानते हुए भी उन ताकतों का साथ देते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।